तो आइंस्टीन आ गया, आइंस्टीन को ये पता चला। तो आइंस्टीन ने बोला है मैं मतलब वो कुछ थियोरी के पीछे नहीं कर रहा हूँ, बस ठीक है मुझे मैं प्लैंक का थियोरी पता है, ठीक है अगर प्लैंक का थियोरी सही मान रहे हो तो मैं इसको सिंपल ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा। आइंस्टीन ने बोला माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट फेल कर रहा और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एक चीज होता है, इसको आपस में जुड़ा सकते हैं। तो आइंस्टीन को पता चला कि मतलब कुछ तो हमारा फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, वो जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है वो खराब है। उसका पैटर्न देखो सोचने का, पहले थॉट एक्सपेरिमेंट है पहले, मतलब जो लगता है अनरिलेटेड है उसको रिलेट करने का एक ब्रिलियंट स्किल है आइंस्टीन के पास, ऐसे जो हम मतलब जितना भी ट्राई करो नहीं हो जाता, उनसे हो जाता है। दैट इज क्रिएटिव पावर। तो आइंस्टीन इसके वजह से फेमस हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन अ सेकंड एपिसोड ऑफ IITians टॉक। तो लास्ट वीडियो में हमने थ्योरेटिकल फिजिक्स पे काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया था। आज भी हम इस डिस्कशन को आगे लेकर जाएंगे एंड आज हमारे साथ हैं गौतम सर एंड ये भी एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है। तो वीडियो की स्टार्टिंग हम एक स्टेटमेंट से करते हैं। सो जब मैं क्लास 11th में था तो फिजिक्स के टीचर अक्सर ये कहते थे कि टू बी अ गुड फिजिसिस्ट यू शुड बी अ गुड मैथमेटिशियन। एंड बायोलॉजी वाले स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को जनरली सुनते रहते होंगे। तो आई मीन क्या ये स्टेटमेंट 100% सही है? तो ये स्टेटमेंट मतलब जैसे जो भी क्लास 11 में गया है तो वहाँ टीचर जो भी फिजिक्स टीचर्स है सब लोग ये क्वेश्चन सब लोग ये बोलते हैं कि टू बी अ गुड फिजिसिस्ट यू हैव टू बी अ गुड मैथमेटिशियन, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे हमें ये प्रेशर दिया गया है कि लेकिन हमें उस टाइम ये नहीं पता था कि ऐसे भी फिजिसिस्ट हुए हैं जो मतलब इतना भी बड़े मैथमेटिशियंस नहीं थे लेकिन सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है और वो काफी फेमस भी हो चुका है। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो एल्बर्ट आइंस्टीन का मतलब कैसा रहा है, अपने थियरीज जैसे जनरल रिलेटिविटी हो, स्पेशल रिलेटिविटी हो, इसमें आप देखा हो तो उसका मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशंस कई लोग किए हैं। वही उनके अपोजिट न्यूटन जितनी भी ऑब्जर्वेशंस करते थे, मतलब मेनली आइंस्टीन को उनके ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग पावर की वजह से ज़्यादा माना जाता है कि यार वो इमेजिनेशन में ही अपनी पूरी थ्योरी को डेवलप कर लेते थे। बट द थिंग इज दैट कि न्यूटन ने भी जो ऑब्जर्वेशन करते थे लाइक एप्पल का गिरना हुआ एंड तमाम उन्होंने जितने भी ऑब्जर्वेशंस किए, बट उसकी मैथमेटिक्स को उन्होंने बाय हैंड खुद डेवलप किया। बिल्कुल द प्रिंसिपा मैथमेटिका कैलकुलस। वहीं दूसरी ओर आइंस्टीन फेमस मैथमेटिशियंस की हेल्प लेते थे अपनी। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं कि यार जिन मैथमेटिक्स में वो बात कर रहे हैं वो थोड़े एडवांस लेवल का था। बिल्कुल एकदम कॉम्प्लेक्स, एकदम टॉप लेवल मैथमेटिशियंस का हेल्प लिया था वो। बिल्कुल। सो चलिए इसको हम मतलब थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आइंस्टीन के चाइल्डहुड में जाकर देखते हैं कि वो कैसे स्टूडेंट थे, क्योंकि अक्सर मतलब जहाँ तक मैंने सुना है वो एक स्पेशल चाइल्ड थे। बिल्कुल। तो वो बचपन में आइंस्टीन मतलब अर्ली चाइल्डहुड में उसका अर्ली स्कूलिंग के टाइम से ही सबको पता चला था कि ये बंदा बहुत स्पेशल है और नॉट इन अ गुड वे। क्योंकि स्पेशल इसलिए था क्योंकि वो जो कन्वेंशनल स्कूलिंग सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम था, पढ़ने का तरीका था, इससे कैसे भी वो फिट नहीं हो पा रहा था। ओके। तो मतलब जो भी क्वेश्चंस टीचर्स पूछते हैं उसको चैलेंज करता था। ये सब मुझे क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये सब पढ़ने मतलब देखने को मिलते हैं बुक्स में, ये पढ़ने की क्या जरूरत है, पढ़ के एग्जाम लिखना है क्या ही है ये सब। वैसे हम भी ये फील करते हैं बिल्कुल। लेकिन हम ये बर्दाश्त करते हैं। आइंस्टीन से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। तो वो पढ़ने की कोशिश भी नहीं करता था और मार्क्स भी इतना अच्छा नहीं आता था। ओके। तो ये हुआ है।
और इसके अराउंड मतलब लाइफ टाइम जब भी वो फेमस हुआ था तभी भी एक मिथ हुआ करता था कि आइंस्टीन वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट। आइंस्टीन को मैथमेटिक्स का बहुत डर था। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। बस बात ये है कि आइंस्टीन मतलब कुछ मैथमेटिक्स में कुछ कंट्रीब्यूशन ऐसे कुछ याद नहीं है, बट उसका कैसा था स्कूलिंग सिस्टम से उसका पूरा विरोध कर रहा था वो। आपको मूवी याद है तारे जमीन पर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो तारे जमीन पर में जो ईशान था, हाँ, तो ईशान को जो प्रॉब्लम्स था वो आइंस्टीन को बचपन में हुआ करता था। इवन आइंस्टीन का मेंशन भी है उस मूवी में। मेंशन भी है बिल्कुल। तो हाँ, एंड इसके अलावा काफी स्ट्रगल किए उन्होंने जॉब को लेकर भी, जब पॉलिटेक्निक कॉलेज में थे। बिल्कुल, है ना। क्यों मतलब कॉलेज नहीं जा पाए वो? क्योंकि जैसे ऑब्वियस वाला बात है, उसका अच्छा मार्क्स नहीं था। टीचर्स के साथ उसका रिलेशनशिप हमेशा ठीक नहीं रहा, क्योंकि टीचर्स को हमेशा क्वेश्चन करता था, एजुकेशन सिस्टम को क्वेश्चन कर रहा था। मैं चीज़ें क्यों बाय हार्ट करना है ये हमेशा पूछता था। और एग्जाम लिखने का मतलब नहीं समझता था। बस फिजिक्स और मैथ जहाँ थोड़ा क्रिएटिवली सोच सकता है, सिर्फ वो मानता था। बाकी जो भी चीज़ है बाय हार्ट करके एग्जाम में लिखना होता है वो कुछ नहीं करता था। ये उसका मार्क्स में, रिपोर्ट कार्ड्स में भी वो रिफ्लेक्ट करता है। फिजिक्स और मार्क्स में एकदम फर्स्ट क्लास, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स है, मतलब एकेडमिया में वो इतना ज़्यादा मतलब मार्क्स उनका अच्छा नहीं था, तो कोई भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्यों ही देगा। हाँ बिल्कुल यही बात है। तो वो बहुत स्ट्रगल किया था, मतलब एक ब्रेक मिलने के लिए, एक अच्छा नौकरी मिलने के लिए। तो लेकिन जैसे तारे ज़मीन पर में ईशान बच्चे को आमिर खान मिल गया, जैसे आइंस्टीन को भी अच्छा दोस्त मिल गया था पॉलिटेक्निक कॉलेज में। हाँ, तो उनका नाम है ग्रॉसमैन। तो ग्रॉसमैन आइंस्टीन का ये जो क्रिएटिविटी था वो समझ गया था कि आइंस्टीन ऐसा मतलब छोटा चीज़ों में रहने वाला नहीं है, ये बड़ा कुछ चीज़ के लिए बना है। तो आइंस्टीन को बस एक रास्ता दिखाना होता है। तो ग्रॉसमैन के पापा उस टाइम हेलर, हाँ, ग्रॉसमैन के पापा उस टाइम पेटेंट ऑफिस का डायरेक्टर हुआ करता था। तो ग्रॉसमैन ने बोला आइंस्टीन चलो, मैं पापा से बात करता हूँ। तो एक वैकेंसी है, अप्लाई करो, जॉब तो मिल जाएगा। आइंस्टीन ने बोला हाँ ठीक है, जैसे आप बोलते हैं। पापा से बात हुई तो फिर जॉब भी मिल गया। लेकिन वो जॉब स्टार्टिंग में उसको इतना पसंद नहीं आया था। बस कुछ एप्लीकेशन आ रहा था, देखना था, साइड पे रखना था, कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है वो थोड़ा ठीक करना होता है, बस इतना ही था। लेकिन वो टाइम आइंस्टीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फिजिक्स में सबसे तगड़ा थियरीज उसी टाइम पे आ रहा था, और उसका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इनको मिल ही रहा था पेटेंट ऑफिस में। क्योंकि नया नया डिस्कवरीज, नया नया इन्वेंशंस उनके पास आता है। वो सब पढ़ के वो अपना दिमाग तेज कर रखा था। और फिर उसका लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ गया जब मैक्स प्लैंक उसके जिंदगी में आ गया था। वो था एकदम जब ऐसे माना गया था कि अब तो फिजिक्स खत्म हो चुकी है, अब कोई न्यू डिस्कवरीज नहीं होने वाली, लेकिन तभी कोई एक्सपेरिमेंट करता है एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन सामने आ जाती है। बिल्कुल, ब्लैक बॉडी रेडिएशन सामने आ गया, और जो फिजिक्स लोग जो गवर्नमेंट से ऐसे भरा हुआ था, अभी कुछ करने के लिए मतलब ऐसा माना जाता है कि क्लासिकल फिजिक्स है, न्यूटन बढ़िया मस्त चल रहे हैं एंड सारी थ्योरीज हम इतनी है, लेकिन फिर आ गई है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हाँ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आ गया, सिंबल सा एक कर्व आ गया और क्लासिकल फिजिक्स का जितना भी ट्राई करे वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ जो मिल रहा था, कैसे भी अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी एक तरफ, वीएन स्लो दूसरे तरफ, तो दोनों एंड्स जो है उसको ठीक से फिट कर सकता था, लेकिन पूरा जो वो ग्राफ है वो कनेक्ट नहीं कर पाता था कोई भी क्लासिकल थ्योरी से। तब पता चला कुछ भी क्लासिकल थ्योरी से ये ठीक नहीं कर पाता। ओके, तो आ गया मैक्स प्लैंक। तो मैक्स प्लैंक ने क्या किया,
एक तरफ रेले लो था, दूसरे तरफ वीएनस लो था, ये दोनों को आपस में फिट कर दिया, कर्व फिटिंग। तो हाँ, एक बार मतलब जो लोग कर्व फिटिंग नहीं जानते तो कर्व फिटिंग क्या होता है? हाँ, तो कर्व फिटिंग ये होता है, हमारे पास मतलब ऐसा कोई डाटा होता है, मतलब ये डाटा के आपस में एक रिलेशन बनाना होता है। हमें मतलब जो भी डाटा है उसको ऐसे कनेक्ट करके एक रिलेशन स्थापित करना है, और वो पॉइंट से हमें जो रिलेशन मिला है वो बाकी पॉइंट से एक्सट्रापोलेट करना है। अच्छा, मतलब उसको केवल एक्सटेंड करना है, ग्राफ को बैक ट्रेस करना है या फिर एक्सटेंड करना है। इसको इंटरपोलेशन बोलते हैं। ओके, वो सीख लेंगे, कंप्यूटेशन का एक अच्छा टूल है वो सीखने को मिलेगा। तो प्लैंक ने ये किया था। तो प्लैंक का मेन आइडिया ये था कि उन्होंने जो एनर्जी था, एनर्जी को क्वांटाइज्ड फॉर्म में लिया था कि एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है ना, एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में है, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी एनर्जी को कंटिन्यूअस फॉर्म में मान रहा था। एंड प्लैंक आया और उन्होंने जो कर्व फिटिंग के थ्रू देखा, उनकी जो इक्वेशंस कर्व फिट कर रही थी, वहां से समझ आया कि यार एनर्जी तो क्वांटाइज्ड है। हाँ, वहां से मतलब अगर एनर्जी कंटिन्यूअस है तो ये कर्व फिट ही नहीं होता। ये समझ में आया था। ओके, तो बोला, उनको भी यकीन नहीं हो रहा था ये कैसे। हाँ। लेकिन कुछ भी मतलब कैसे भी अगर एनर्जी कंटिन्यूस है तो ये कर्व कैसे भी फिट नहीं होता। बिल्कुल। तो उसको मतलब बहुत बारी दिल से ये लिखना पड़ा कि ये एनर्जी कंटिन्यूसली अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, पैकेट्स में अब्सॉर्ब कर सकता है, जैसे जिनको वो क्वांटम नाम दिया था। तो ये प्लान ये आगे जाकर पूरा डेवलपमेंट होने वाला था क्वांटम फिजिक्स का, नहीं जानता था वो नहीं जानता लेकिन उसने वो पब्लिश कर दिया। तो ऑब्वियसली अगर कुछ नया रेवोल्यूशनरी चीज आ गया, हाँ। तो लोग इतना जल्दी नहीं मानने वाला। बिल्कुल। पूरा जो क्लासिकल फिजिक्स को इतना ऊपर तक रखा था वो नहीं माना, ऐसा कैसे हो सकता है। तब आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबको पता है क्या होता है। हाँ। लाइट अगर एक सरफेस पे मेटल सरफेस पे मतलब इंसिडेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाता है। वो ये एक्चुअली क्लासिकल फिजिक्स के थ्रू कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो आइंस्टीन आ गया, आइंस्टीन को ये पता चला। तो आइंस्टीन ने बोला, मैं मतलब वो कुछ थियरी के पीछे नहीं कर रहा हूँ, बस ठीक है, मुझे प्लैंक का थियरी पता है, ठीक है, अगर प्लैंक का थियरी सही मान रहे हो तो मैं इसको सिंपल ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ठीक है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पहले से था, और अपना ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो रिजल्ट आए थे वो भी थे, और आइंस्टीन आए एंड आई कैन कनेक्ट दिस दोनों को जुड़ाया। सेम थियरी जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्लैंक कैसे एक्सप्लेन किया था, उसी से जो आइडिया निकला था क्वांटाइजेशन का। उसने बोला कि लाइट को अगर कंटिन्यूसली नहीं डिस्क्रीट तरीके से अब्सॉर्ब किया जाता है तो ये अपने आप एक्सप्लेन हो जाएगा। बिल्कुल। तो आइंस्टीन ने बोला लाइट ही कंटिन्यूस नहीं है, लाइट ही डिस्क्रीट है, तो अब्सॉर्ब भी वैसे ही होगा। हाँ। और इसका रिजल्ट हुआ कि यू गॉट अ नोबेल प्राइज। ही गॉट अ नोबेल प्राइज। बस क्या प्लैंक का जो थियरी है वो ठीक से समझ पाया और उसको ये एक्सपेरिमेंट से कनेक्ट कर पाया, ये था उसका जीनियस है। इसीलिए नहीं था कि ये तगड़ा मैथमेटिशियन था, कुछ नया मैथमेटिक्स इन्वेंट किया है, लेकिन पूरा इंट्यूशन से। एंड जब ये, क्योंकि अब जब उनको इस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला, एंड जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो उस समय एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, तो इन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैक्स प्लैंक को पता चला, द सेकंड आमिर खान ऑफ आइंस्टीन का सेकंड आमिर खान। हाँ, ये भी बोल सकता है आमिर खान से भी तगड़ा अगर तारे ज़मीन पर 2 अगर आ रहा है तो मैक्स प्लैंक बहुत इम्प्रेस हो गया था, इतना आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फंडामेंटली बहुत आसानी से। बस एनर्जी इक्वेशन है, लाइट मतलब hν एक फोटोन है, इंसिडेंट होगा, अगर एक थ्रेशोल्ड से ऊपर गया तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा बाकी जो एनर्जी बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इतना खत्म, बहुत खत्म। ऑब्वियसली मैक्स प्लैंक इम्प्रेस हो गया। तो मैक्स प्लैंक हो गया, चलो आइंस्टीन जो भी तुम्हारा आइडिया है मुझे बता दो, बाकी मैं देख लूंगा।
और आइंस्टीन ने उसके बाद 4 पेपर छापा एक साथ। एक था उसका ब्राउनियन मोशन में, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो वो छापेगा ही। हाँ। क्योंकि उनका ही आइडिया को आइंस्टीन ने स्थापित किया है। फिर आ गया स्पेशल रिलेटिविटी। ओके। हाँ, तो स्पेशल रिलेटिविटी वो छापने के लिए मतलब कोई तो ऐसा सहारा चाहिए था जो प्लैंक ने बोला कि चलो इतना मुझे हेल्प किया है तो दिस इज माय टाइम टू पे बैक। ये कौन से जर्नल में उन्होंने? ये एना लेंडेयर फिजिक करके एक जर्नल है जहाँ हाँ, तो एना लेंडेयर फिजिक में मैक्स प्लैंक एडिटर थे और आइंस्टीन का ये 4 पेपर्स एक साथ एक ही साल में पब्लिश कर दिया। उसको मिराकुलस ईयर भी बोला गया है, एनस मिराबिलिस। ऐसे बोला जाता है। तो ये छापने के बाद आइंस्टीन को मतलब फेम एकदम से उड़ने लगा। मतलब पूरा जो थियरी है रेवोल्यूशनराइज कर दिया था। अभी आ जाता है स्पेशल रिलेटिविटी में उसने क्या किया था। बोले तो सिंपल है, क्योंकि पहले प्लैंक का थियरी उसने कैसे स्थापित किया था, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कोई नहीं कर पाता इसने ऐसे कर दिया। तो ये जो स्पेशल रिलेटिविटी आने का रीजन ये था माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट, जो बल्कि द मोस्ट फेमस ग्रेटेस्ट फेल्ड एक्सपेरिमेंट एवर ईथर। और माइकलसन और मोरली इतना खुश है कि वो फेल हो गया, क्योंकि उन्होंने ईथर को वो रिजेक्ट कर दिया कि ईथर नहीं है बिल्कुल। तो आइंस्टीन सोचा क्यों नहीं है। तो आइंस्टीन ने देखा एक ईथर नहीं है, माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं कर रहा। दूसरा लॉरेंस करके एक जो मैथमेटिशियन है उसने मतलब बोला है कि गैलीलियन रिलेटिविटी में अगर मैक्सवेल का इक्वेशन भी इनकॉर्पोरेट कर दिया तो हमें कुछ अलग तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। आइंस्टीन ने बोला माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट फेल कर रहा और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एक चीज होता है, इसको आपस में जुड़ा सकते हैं। तो आइंस्टीन को पता चला कि मतलब कुछ तो हमारा फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग वो जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है वो खराब है। जो था टाइम एब्सोल्यूट है, हमारा एक फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम होता है। गैलीलियो न्यूटन ने बोला है अलग इनर्शियल फ्रेम्स हो सकता है लेकिन टाइम स्केल हमेशा सेम रहा है। तो आइंस्टीन ने बोला टाइम का रेफरेंस भी अलग अलग है, टाइम भी रिलेटिव है। ऐसा है तो अलग अलग फ्रेम में अलग अलग टाइम दिख जाता है, तो जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से बिल्कुल कनेक्ट भी होता है। तो वैसे उसने स्पेशल रिलेटिविटी के थ्रू मतलब फिजिक्स देखने का वो तरीका ही पूरा बदल दिया। बीच में फिर मिन्कोस्की आए। हाँ, ये आइंस्टीन का कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये रहा ये चीजों को कनेक्ट करना। उसका पैटर्न देखो सोचने का। पहले थॉट एक्सपेरिमेंट है पहले, मतलब जो लगता है अनरिलेटेड है उसको रिलेट करने का एक ब्रिलियंट स्किल है आइंस्टीन के पास। ऐसे जो हम मतलब जितना भी ट्राई करो नहीं हो जाता, उनसे हो जाता है। दैट इज क्रिएटिव पावर। तो आइंस्टीन इसके वजह से फेमस हुआ है हमेशा। और मैथमेटिक्स के लिए हेल्प करने के लिए बहुत लोग आए हैं। स्पेशल रिलेटिविटी को थोड़ा आसान बनाने के लिए आइंस्टीन का एक प्रोफेसर था मिन्कोस्की करके, तो उसने बोला टाइम को एक एक्स्ट्रा डायमेंशन जैसे माना जाता है और 4 वेक्टर वाला स्पेस टाइम वाला कंसेप्ट ये सब उसने दिया है। तो मिन्कोस्की ने तो इसलिए तो बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन भी होता है कि आइंस्टीन ने ही स्पेस टाइम का कंसेप्ट दिया है। नहीं, आइंस्टीन ने क्या किया था, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, जहां आइंस्टीन ने बोला है सारे जो इनर्शियल फ्रेम्स है एक जैसे है और स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहता है। ये था आइंस्टीन का कंट्रीब्यूशन। और उसका जो मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है बहुत सारे साइंटिस्ट जो 4 डायमेंशन का मैथमेटिकली विजुअलाइजेशन है ना, वो लाइन एलिमेंट बेसिकली। बिल्कुल तो वो तो मिन्कोस्की का था। और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तो लॉरेंस का था। एक्सपेरिमेंट माइकलसन मोरली का था। ये सब का रिलेशन आइंस्टीन का था। जो सबसे डिफिकल्ट है वो आइंस्टीन का था।
मतलब वो सारे अलग अलग पजल्स के पीसेस थे, सबको जोड़ दिया। आसानी से जुड़ा दिया। वो था आइंस्टीन का कंट्रीब्यूशन। और आइंस्टीन मतलब ये जो मैथमेटिकल लोग हैं, आइंस्टीन को जो मतलब आइंस्टीन के थ्योरी को तगड़ा बनाया, वो आइंस्टीन फेमस होने के लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। सो अगेन कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, आइंस्टीन अभी भी एक परफेक्ट, ही इज गुड एट मैथ, लेकिन वॉज ही ए ग्रेट मैथमेटिशियन? जरूरी नहीं है, यू कांट से दैट, बिकॉज आइंस्टीन बहुत ग्रेट मैथमेटिशियंस के साथ काम किया है। उसका थियरी का थिंकिंग लेवल उतना था कि मैथ मैच करने के लिए उसको सबसे बेस्ट मैथमेटिशियंस की जरूरत पड़ा है, ताकि जब जीटीआर क्लासिक एग्जाम्पल है जीटीआर, जो अभी भी मैं नहीं समझता, ये नहीं समझता, ज्यादातर लोग नहीं समझता। और उस टाइम बोला जाता है कि उस टाइम सिर्फ 3-4 लोग उतना ही समझता था जीटीआर को। मतलब आप खुद देखो ना, एक साल में उन्होंने 4 पेपर पब्लिश कर दिए, एंड स्पेशल से जनरल तक जाने के लिए 10 सालों का टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 10 साल। ये क्यों लगा था? दैट इज अ थिंग विच वी हैव टू थिंक अबाउट। क्योंकि जीटीआर में आइंस्टीन का बहुत रेवोल्यूशनरी थॉट आया था कि स्पेस टाइम जो है, मिन्कोव्स्की ने जो डिफाइन किया है, वो हमेशा फ्लैट नहीं रहता, दैट मासेस कैन एक्चुअली वार्प और कर्व स्पेस। आइडिया बहुत ब्रिलियंट है, रेवोल्यूशनरी है, आर्टिस्टिक भी है, मतलब एकदम इमेजिनेटिव ब्रिलियंस है वो। लेकिन मैथमेटिकली उसको कैसे समझे? वो आइंस्टीन को वो आइडिया नहीं था, तो आइंस्टीन ने सहारा लिया उसका पहले आमिर खान का ग्रोसमैन फिर से आ गया उसके लाइफ में। हाँ। और ग्रोसमैन उस टाइम सबसे तगड़ा मैथमेटिशियन बन चुका था। और ग्रोसमैन ने आइंस्टीन को बोला चलिए, आपका थियरी तो इतना मस्त था, ये मैंने एक्सपेक्ट भी किया था, चलो इसका मैथमेटिक्स ढूंढते हैं। आप सुना है डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बारे में? तो बोला डिफरेंशियल ज्योमेट्री में ऐसे रायमैन ज्योमेट्री, रिकी टेंसर, ऐसे ढेर सारे चीज होते हैं, ये मैं आपको पढ़ाता हूँ, चलो चलिए साथ में काम करते हैं। और ये सालों भर 10-15 साल नहीं 10 साल कम से कम 10 साल तक ये दोनों साथ में वर्क करते रहा। और जीटीआर का जो ड्राफ्ट ये दोनों साथ में किया था। ग्रोसमैन और आइंस्टीन ने साथ में पब्लिश किया था उसका पहला ड्राफ्ट जीटीआर का। फिर आइंस्टीन ने उसको एनहांस किया, हिल्बर्ट वगैरह है। फिर आइंस्टीन को बोला कि कुछ तो चीज का कमी लग रहा है, तो आइंस्टीन ने हिल्बर्ट का भी सहारा लिया, जो एक अलग नजरिया दिखाया, एक अलग मैथमेटिक्स। वही हिल्बर्ट जिसका आप लोगों ने फेमस इन्फिनिटी होटल पैराडॉक्स सुना होगा, ये वही हिल्बर्ट है। वही है हिल्बर्ट स्पेस वाला, जो क्वांटम मैकेनिक्स का। हाँ। तो और आइंस्टीन हिल्बर्ट एक्शन, इसके बारे में आप गूगल किया तो पता चलेगा वो क्या होता है। एक अलग तरीके से जीटीआर को देखता है, वेरिएशन प्रिंसिपल के थ्रू। तो कहने का मतलब ये है कि आइंस्टीन का जीटीआर थ्योरी ने आइंस्टीन का फेम को इतना स्काई रॉकेट किया था। लेकिन उसके साथ हमेशा मतलब एक मैथमेटिशियन, एक आमिर खान तो था ही। कहने का बात ये था। लेकिन आइंस्टीन फिर भी फेमस रहा, और सबसे द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ द सेंचुरी माना जाता है आइंस्टाइन, इवन तो ही वाज नॉट अ ग्रेट मैथमेटिशियन हिमसेल्फ। तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू बी ए ग्रेट मैथमेटिशियन। अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो भी सही है। बट एक ऐसा भी नहीं कि आपको बिल्कुल मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं होना चाहिए, यू हैव टू बी अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आइंस्टीन मतलब इतना मतलब फूल नहीं था कि वो मैथमेटिक्स समझ नहीं पाता। वो काफी इंटेलिजेंट था कि मेरे से भी ज्यादा जिनको मैथमेटिक्स आता है उनके साथ काम किया तो ये सबसे तगड़ा बन सकता है। आइंस्टीन ने उसका ब्रेन 100% यूज किया। यही बात है। बल्कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस से मतलब आइंस्टीन को पता था कि उसका ब्रेन कैसा है, वो ज्यादा इमेजिनेटिव है, आर्टिस्टिक है। और एक फन फैक्ट भी है, ये जीटीआर जो है वो रिजेक्ट हो चुका था पहले। और रिजेक्ट होने का वजह क्या था? ये वजह ये था कि उसका इमेजिनरी स्किल्स
लोगों को ऐसे लगने लगा ये ज्यादा तो ज्यादा आर्टिस्टिक और कविता जैसे है और मैथमेटिक्स कम है इसमें। ओके है तो ये मुझे कविता टाइप लग रहा है, जैसे स्पेस ऐसा कुछ आ रहा है, स्पेस ऐसे जा रहा है स्पेस को स्पेस के कर्व के वजह से ये जा रहा है। बाप रे क्या फूक के किया है ये सब। नो दिस इज ट्रू, देखने को मिलेगा। ये पेपर रिजेक्ट हो गया था एंड द स्टेटमेंट वाज लाइक योर थियरी इज वेरी ब्यूटीफुल बट इट लुक्स वेरी आर्टिस्टिक देन एक्चुअल साइंस। ओके तो ये परसेप्शन था मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी में कि फिजिक्स मतलब पूरा हम सिर्फ मैथमेटिकल नजरिए से देखना है। आइंस्टीन ने बोला कि इसका जरूरत नहीं है। आइंस्टीन बस ऐसे एक यूनिक एग्जांपल है जब मैथ और आर्ट को ऐसे ब्रिलियंटली ऐसे जुड़ाते हैं, जैसे इमेजिनेशन, जैसे कवियों का जो चिंता होता है और मैथमेटिशियंस का जो रिगरसनेस, वो दोनों अगर बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हुआ तो आइंस्टीन जैसे जीनियस मिल जाता है, आइंस्टीन का जैसे थियरीज मिल जाता है। खैर आइंस्टीन काफ़ी जगह फेल भी हुए हैं, कई सारी थ्योरीज फेलियर भी रही है उनकी। बिल्कुल। बट फिर उसकी बात हम कभी किसी और वीडियो में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस गौतम सर के साथ अगेन एक एपिसोड आने वाला है जल्दी, जिस पे हम आइंस्टीन के फेलियर्स की बात करेंगे कि उनका जो क्वांटम में फेलियर्स रहे हैं और आगे भी जो स्पेशली ब्लैक होल जीटीआर में भी उन्होंने काफ़ी सारे रॉन्ग अजम्पशंस पे बात किया है, उनका द बिगेस्ट ब्लंडर, बिल्कुल है ना, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।